Hi everyone, welcome to Bersas Academy. So, good morning to all of you. So, today's lectures we will going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Sunday, June 13, 2021. And if you want the PDF of this lecture, you can join our Telegram channel. The link of Telegram channel we will provide in a description, so you can join through this. So लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एंड रिसेंटली देयर इज अ मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज. सो G7 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड की जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि जिनकी जीडीपी हाईएस्ट होती हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप इन कंट्रीज को देखोगे तो बहुत ही वन ऑफ दी हाई होती हैं. तो ये कंट्रीज के भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, ठीक है. तो उसमें उन्होंने जो ग्लोबल टैक्स है, ग्लोबल जो म्यूनसिपल मल्टीनेशनल कंपनीज होती है एमएनसीज, उन पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उनको इसको उन्होंने साइन करा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि 15% है. और वो ये जो मीटिंग्स हो रही है G7 कंट्रीज की, वो बेसिकली पहले हो रही है टू G20 मीटिंग. सो G20 जो भी कंट्रीज है उनकी मीटिंग्स होने से पहले, जो जुलाई में होनी है, उनसे पहले ये G7 कंट्रीज की मीटिंग्स हो रही हैं. और ये रिसेंटली जो मीटिंग हुई है जो ब्रिटेन में हुई है, सो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि जो BRI, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू चाइना क्या कर रही है कि जो भी बहुत सारे जो भी लो डेवलप कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनको थ्रू डेट ट्रैप, ठीक है, वो क्या कर रही है, डेट देकर वो डेट ट्रैप के थ्रू उनके जो भी उनके लैंड्स उनको एनेक्स कर रही है, ठीक है. तो डेट ट्रैप के थ्रू जो इनको BRI के जो भी चाइना की जो भी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उनको काउंटर करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो कि डेवलप करनी है, तो उनको काउंटर करने के लिए ये जो G7 कंट्रीज ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है. तो उसको ये पॉसिबिलिटी है कि जो G20 की जो मीटिंग्स होंगी जुलाई में, सो ये G7 कंट्रीज ये जो भी जो इनिशिएटिव्स ले रही है उनको प्रपोज करें. क्योंकि आप अगर G20 कंट्रीज को भी देखोगे तो उसमें भी इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सभी कंट्रीज आती हैं जिनकी जो अभी वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज हैं, जो कि G7 कंट्रीज में नहीं है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, क्योंकि आप अगर पहले आप देखोगे तो G20 जो G7 कंट्रीज थी वो वर्ल्ड की 70% जीडीपी होल्ड करती थी, लेकिन वो 70% से रिड्यूस होकर 40% हो चुकी है. तो जो रोल है G7 कंट्रीज का वो तो इम्पॉर्टेंट है एज अ वर्ल्ड लीडर ऑफ द, लेकिन उनका रोल अब G20 जो ग्रुप है वो बेसिकली मोस्ट पावरफुल है एज कंपेरिजन टू G7 ओनली, ठीक है. So that is why we need to cover this India, Brazil, South Africa, तो क्योंकि ये सभी वन ऑफ द मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ठीक है. तो ये सभी चीज़ों डिस्कस करेंगे. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आर्टिकल है GST ब्रॉट डाउन ऑन 14 कोविड-19 रिलीफ गुड्स, ठीक है. तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसको GST काउंसिल भी बोलते हैं, जो कि मेजर जो भी टैक्स रिलेटेड जो भी इशूज, जो GST से रिलेटेड जो भी इशूज होती है उसको GST काउंसिल डिस्कस करती है. तो उन्होंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है टू वेव द टैक्स लेविड ऑन द क्रिटिकल ड्रग्स अगेंस्ट द कोविड-19 एंड म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है. सो जो भी ड्रग्स हो गए जो कि डील करती है विद कोविड-19 एंड ब्लैक फंगस, क्योंकि आप अगर देखोगे तो प्रेजेंट डे में जो ब्लैक फंगस की जो केसेस है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं. सो जो भी वैक्सीन और जो भी ड्रग्स जो कि यूज होती हैं अंडर दिस ट्रीटमेंट ऑफ दिस कोविड-19 एंड ब्लैक फंगस, उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगती हैं GST अंडर, उनको वेव कर दिया गया, उनको रिड्यूस कर दिया गया. सो जो टैक्स रेट हो जो कि 5% है, वो बेसिकली फॉर दी 14 मेजर पैंडेमिक रिलीफ आइटम, ठीक है, टिल September 30. तो September 30 तक जो भी टैक्सेस लगेंगी वो केवल 5% GST लगेंगी. बहुत सारे आप देखोगे जो कि नॉन BJP रूल स्टेट्स है, उन्होंने ये डिमांड करा था कि जो भी आप जो टैक्सेस लगा रहे हो इन द कोविड-19 से डील करने के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन से भी ऑक्सीजन जो भी इक्विपमेंट जो कि यूज हो रही है कोविड-19 से डील करने के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि जो भी अगर मान लो सो आप अगर बाहर से इंपोर्ट करते हो फॉर योर प्राइवेट यूज, तो उस पर गवर्नमेंट GST लगा रही थी पहले. तो अभी उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो बेसिकली गवर्नमेंट के इस GST ऑन दिस कोविड-19 सप्लाईज एंड ड्रग्स को एज अ इनसेंसिटिव एंड टोटली एंटी पीपल एक्शंस मांग रहे थे. तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करते हुए जो 5% GST बेसिकली लगाया है, और बहुत सारे जो पहले जो टैक्सेस थी 12% और 18%,
उसको बेसिकली गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया। जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी इसेंशियल ड्रग्स है पहले 5% थी, अब 0% है, 12% थी, वो अब 5% है, 12% से लेके 5% है, 18% पहले थी। जैसे हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स, गैस एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है, तो इसमें अब 5% है। एम्बुलेंस में देखोगे तो 28% चार्जेस होती हैं, अब उसको रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। तो जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं जिसपे जीएसटी लगती थी, उसको पहले से रिड्यूस कर दिया गया है। रिसेंटली मीटिंग में जो फाइनेंस मिनिस्टर हेडेड जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही सी बातें बोली गई कि जो रेट है वो बेसिकली रिड्यूस की गई है। नेक्स्ट जो कोविड 19 से रिलेटेड ही है कि लगभग 72,899 केसेस वो निकल कर के आई हैं, जिसमें 1,558 डेज रिकॉर्डेड की गई हैं। और तमिलनाडु ने रिपोर्ट करा हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शंस फॉलोड बाय केरला एंड महाराष्ट्र। सो आप देख सकते हो कि जो महाराष्ट्र जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट केसेस निकल करके आ रही थी, उनसे भी ज़्यादा तमिलनाडु एंड केरला में निकल करके आ रही है केसेस। सो हमारे जो साउथर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, तो इनमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो बेसिकली हाई है एज कंपेरिजन टू नॉर्थर्न स्टेट। सो नॉर्थर्न स्टेट में आप देखोगे तो जो कोविड 19 केसेस बहुत ही कम हो चुके हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अनलॉक मतलब जो लॉकडाउन उन्होंने इम्पोज करा था उसको धीरे धीरे वो री इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे तमिलनाडु में देखोगे तो लगभग 15,000 नए केसेस निकल कर आए हैं, केरला में लगभग 14,000 नए केसेस हैं, महाराष्ट्र में लगभग 11,000 के नए केसेस हैं। तो जो साउथर्न स्टेट्स है उनमें जो अभी भी जो भी कोविड की जो केसेस हैं वो बहुत ही हाई हैं। आप अगर वैक्सीनेशन डोजेस अब देखोगे कितने लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं, तो अबाउट 21% जो भी एडल्ट हैं उनको दी गई है। फिर 42% जो कि जो पर्सन जिनकी एज 45 प्लस है उनको कवर की गई है। एंड 45 प्लस मतलब 45% लगभग जो भी पर्सन जो कि 60 ईयर प्लस है उनको कवर की गई है। और जो कंपेरेबल इकोनॉमीज देखोगे जैसे ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, तो उसमें 11% है तुम्हारा, ब्राज़ील में 9% है और 10% रशिया में है एंड 0.8% है इन द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द लिस्ट है। यही पाकिस्तान में आप देखोगे तो 1.15% है टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उनका, केवल 1.15% उन्होंने कवर करा है। और श्रीलंका में देखोगे तो लगभग 2% तक ही उन्होंने अपने जितनी भी पॉपुलेशन उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन के अंडर उन्होंने कवर करा है। सो इंडिया का जो परफॉर्मेंस अंडर दिस वैक्सीनेशन वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस भी है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है तुम्हारा न्यू डिक्लासिफिकेशन पॉलिसी गेट नोट, केसेस लाइक 1960 वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार विल बी टेकन अप टू द केस ऑफ बाई केस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने अप्रूव कर दिया है पॉलिसी ऑन आर्काइविंग, डिक्लासिफिकेशन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द वॉर एंड ऑपरेशन हिस्ट्रीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे ऑपरेशन चले हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर बहुत सारे कंट्रीज के साथ हम लोगों ने वॉर करा है, जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने बहुत बार वॉर करा है। फिर चाइना के साथ 1962 में वॉर हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आर्काइव्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बहुत सारे राइटर्स देते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं जो इंटेलिजेंस सर्विसेज में होते हैं, जैसे एनआईए हो गए, ठीक है, फिर सीबीआई हो गए, सीआईडी हो गई, और फिर सीबीसी हो गए। तो जितने भी रॉ हैं, तो इनके जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको अंडर दिस ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट उनको ये परमिशन नहीं होती कि वो कोई भी अपने जो पर्सनल ओपिनियन है उसको सीधे पब्लिश कर सकते हैं। उनको पब्लिश करने के पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंट वो काम कर रहे, तो वो अगर कोई भी अपने जो पर्सनल ओपिनियन को पब्लिश करना चाहते हैं तो उनको पहले उनके जो हेड है उनसे वो परमिशन लेनी पड़ती है। और इसमें भी अब कोई टाइमलाइन नहीं है कि मान लो कि आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस आप अपने जो पर्सनल ओपिनियन है, जैसे भी आप प्रेसिडेंट को देखोगे, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जब उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट के जो भी पोस्ट को उन्होंने जब लीव करा, तो अपने जितने भी ओपिनियन थे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी पोस्ट है
उनसे रिलेटेड जो भी उनके अनुभव रहे हैं उनको उन्होंने लिखा। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने जो भी फील करा उसको उन्होंने लिखा। पार्टी के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं उनको उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करा। लेकिन आप इंटेलिजेंस सर्विस के जो भी मेंस होते पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको आप नहीं देखोगे कि वो अपने पर्सनल ओपिनियन को अपने ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करते, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी रीजन से, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज, तो ये सभी जो सेंसिटिविटी ऑफ सब्जेक्ट होती है, सो सेंसिटिविटी के कारण ये सभी चीज़ें हाईलाइट नहीं की जाती हैं। तो इसमें यही बात बोली गई कि जो भी आर्काइव्स होंगे उसको डिक्लासिफाई की जाएगी इन द 25 ईयर्स और फिर उनको रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो यही बात बोली गई है। और इसमें जो भी अदर जो भी मिनिस्ट्रीज जो कि पार्टिसिपेट करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बहुत सारे ऑपरेशन ब्लू स्टार को आप देखोगे जो अमृतसर में हुए थे, ठीक है। सो ये इस आर्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ब्रीच एक्सपोजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा टू हैकर्स, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत सारे ईमेल्स हैं, उनके पासवर्ड्स हैं, जो भी बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी वो लीक हो चुकी है थ्रू दिस एयर इंडिया, डोमिनो एंड बिग बास्केट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आप देखोगे तो जो कि इंटरनल डोमेन्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे @NIC.in, फिर @government.in। तो ये बेसिकली पोटेंशियल साइबर थ्रेट पॉसिबिलिटी होती है इनकी। तो बहुत सारे आप देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप SMS के थ्रू बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज गई कि जो द मैसेज आस्क ऑफिशियल टू क्लिक द लिंक फॉर जनरेट डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास लिंक गई है और उसके थ्रू उनके जो भी ईमेल्स है, उनके जो भी पासवर्ड्स हैं उनको हैक किया गया है। और बहुत सारे अब रिसेंटली में आप अगर ने देखा होगा तो बहुत सारे जो पर्सन उनके FB अकाउंट्स भी हैक किए जा रहे हैं, ठीक है। तो साइबर जो भी क्राइम्स है वो बेसिकली अभी आप देखोगे तो जो इकोनॉमी है वो हमारी जो इकोनॉमी टोटली कोलैप्स हो चुकी है। और जितनी भी इकोनॉमी वो बेसिकली जो सर्विस सेक्टर है, जैसे एजुकेशन होगी और जितनी भी सेक्टर्स हैं वो बेसिकली अभी IT बेस्ड ही चल रही हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जो भी रोल है बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। और इसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस जो कि जो भी IT जो भी ये जो स्कैम्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं। तो इसके कारण बहुत सारे जो प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, अभी आप देख रहे होगा कि गवर्नमेंट ने जो भी IT रूल्स के थ्रू बहुत सारे नॉर्म्स रिलीज किए गए हैं। उन्होंने बात बोला है कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनको बेसिकली रेमेडी ऑफिशियल अपॉइंट करने की ज़रूरत है। उन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्राइवेसी के लिए उनको जो भी डाटा वो रखते हैं उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर को रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप में आप देखोगे तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है कि इट इज़ बेसिकली अगेंस्ट दिस राइट टू प्राइवेसी। सो ये कंट्रोवर्सी है जो रिसेंटली आप देखोगे तो बहुत ही इमर्ज हो चुकी है। तो इसको डील करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है। आप अगर डाटा श्री कृष्णा कमेटी को आप देखोगे तो उन्होंने डाटा लोकलाइजेशन की बात बोली थी। मीन्स कि जो भी डाटा जनरेट होती हैं वो बेसिकली इंडिया में ही स्टोर करनी चाहिए, ना कि बाहर कंट्रीज में जानी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वल्नरेबल टू प्राइवेसी, ठीक है। आप अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो आप देखते हो कि केवल आपकी जितनी भी जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, अदर सभी चीज़ वो ऑलरेडी उनके पास होती हैं, आपको केवल CVC नंबर डालनी होती है। तो ये सभी वन ऑफ द इशूज़ है। अगर मान लो वो CVC भी अगर वो अपने पास रख लें तो आपकी जितनी भी बैंक अकाउंट में जितनी भी मनी है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी जो बैंक अकाउंट की जितनी भी मनी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सभी प्राइवेसी से रिलेटेड इशूज हैं। तो डाटा लोकलाइजेशन आप देखो तो यूरोपियन कंट्रीज डाटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड लॉ भी पास करा है और वो जितनी भी डाटाज है उसको वो यूरोप में ही रखते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में आप देखोगे तो डाटा कंसिडर्ड एज अ न्यू ऑयल, ठीक है। न्यू ऑयल का जो कॉन्सेप्ट है डाटा, उसको नया जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑपरेशन ओलिवियर टू रेस्क्यू दी ओलाइव रिडली टर्टल। तो कोस्ट गार्ड हेल्प इन्फोर्स लॉ टू प्रोटेक्ट टर्टल एज दे अराइव नेक्स्ट टू ओडिशा। तो आप देखोगे तो जो उड़ीसा के जो कोस्ट है, ठीक है, उसमें ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया बाय दिस कोस्ट गार्ड ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टर्टल अलोंग दिस कोस्ट ऑफ दिस उड़ीसा, जो कि एक बेसिकली एक ब्रीडिंग ग्राउंड है एंड नेस्टिंग ग्राउंड है फॉर दिस
ओलाइव रिडली टर्टल जो कि आती हैं बेसिकली फ्रॉम द नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो नवंबर एंड दिसंबर में ये बेसिकली नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग के लिए ये उड़ीसा के कोस्ट लाइन एरियाज में आती हैं। तो ओलाइव रिडली टर्टल को आप देखोगे तो ये बेसिकली वल्नरेबल टर्टल है अंडर दिस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, ठीक है। तो IUCN जो भी रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करती है उनमें ओलाइव रिडली टर्टल को देखोगे तो बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस में आती हैं और ये बेसिकली प्रोटेक्टेड है अंडर दिस शेड्यूल 1 इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको हम लोग साइट्स भी बोलते हैं, उसके अंडर वो अपेंडिक्स 1 में आती है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ओलाइव रिडली टर्टल वो किस अपेंडिक्स में आती हैं, कौन से शेड्यूल्स में आती हैं, ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में आती हैं कि नहीं आती हैं, तो इसे भी बातें बोली गई हैं। सो मराइन फिशरी एक्ट जो कि एम्पावर करती हैं कोस्ट गार्ड की प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी मराइन जितने भी इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पावर एम्पावर करती हैं। सो ओलाइव रिडली टर्टल को देखोगे तो वो बेसिकली हेवी प्रेडेटर्स, अभी आप उनको जो भी ओलाइव रिडली टर्टल का आप अगर पॉपुलेशन देखोगे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। वन मेजर रीजन आप देखोगे तो हेवी प्रेडेटेशन हो गई ऑफ द एग्स बाय द डॉग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। जितने भी डॉग्स है वाइल्ड एनिमल्स है उनके जितने एग्स है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग एंड ट्रैवल एंड ग्रिल नेस्ट, फिर बीच सॉइल इरोजन, जितने भी बीच होते हैं उनमें जितने भी सॉइल होते हैं उसको बेसिकली इरोजन होना, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी फैक्टर्स है जिसके कारण की जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो रही है। डेंस फिशिंग एक्टिविटीज हो गई अलोंग द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल। सो मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स, गिल नेट्स पोज सेवियर थ्रेट टू दिस टर्टल। सो आप अगर देखोगे तो मास नेस्टिंग ये सभी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओलाइव रिडली टर्टल। नेक्स्ट तुम्हारा CM लॉन्चेस 22 ऑक्सीजन प्लांट एट 9 हॉस्पिटल्स। सो रिसेंटली क्या है कि टू डील विथ नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी है कि जो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 है तो उसको डील करने के लिए जो दिल्ली के गवर्नमेंट ने लगभग 22 ऑक्सीजन प्लांट इन 9 हॉस्पिटल्स उन्होंने उनको वहाँ पर लगाया है, ठीक है। सो और नेक्स्ट दिल्ली से रिलेटेड है कि ड्राफ्ट प्लान इन विजन कैपिटल एज अ 24 आवर सिटी, ठीक है। तो ये अर्बनाइजेशन एंड एसोसिएट इशू में आप देख सकते हो कि रिसेंटली एक ड्राफ्ट पास हुई थी जिसमें बोलते हैं मास्टर प्लान फॉर दिल्ली, जिसको MPD 2041 भी बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है कि दिल्ली को एज अ कैप मतलब मेजर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये जो नया प्लान बनाया गया है कि दिल्ली को 24 आवर उनको खोला जाएगा, ठीक है। सो 24 आवर सिटी एंड फोस्टरिंग नाइट टाइम इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें नाइट टाइम इकोनॉमी जो बहुत सारे साउथर्न स्टेट में देखोगे तो वहाँ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 24 आवर्स, मतलब कि जो वहाँ की जो सिटी वो 24 आवर्स तक खुली रहती हैं, वहाँ की जो शॉप्स होती हैं वो 24 आवर्स तक खुली रहती हैं। सो वो जो कंसेप्ट है वो बेसिकली उसको दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट करने की बात बोली जा रही है टू फोस्टर दिस 24 आवर सिटी एंड फोस्टिंग नाइट टाइम इकोनॉमी। बहुत सारे आप दिल्ली में ऑलरेडी आप देखोगे तो बहुत सारे शॉप्स है 24 आवर्स खुले रहते हैं। वन ऑफ द शॉप आप देखो 24 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि राजेंद्र नगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट तुम्हारा लेट आर फेस लॉ हियर IS रिक्रूट्स मदर, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है कि बहुत सारे लगभग 5 पीपल्स जो कि इंक्लूडेड थी निमिशा, ठीक है, ये फतिमा, ये इन्होंने बेसिकली ISIS को ज्वाइन करा था। सो सेंटर डी इंक्लिनेशन टू परमिट रिटर्न ऑफ 4 केरला वुमन हु हैड जॉइन इस्लामिक स्टेट इन कोरसन प्रोविंस, ठीक है। तो इन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करा था। तो अब साउथर्न स्टेट्स में आप देखोगे तो ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे यूथ्स होते हैं उनको बेसिकली ये अलाउ दिया जाता है और उनको जो कन्वर्जन का जो भी केसेस आप देखोगे बहुत सारे कन्वर्जन के केसेस साउथर्न स्टेट्स में निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे यूथ्स हैं उनको बेसिकली डाइवर्ट किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स, उनको बेसिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो ISIS को ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये सभी बहुत सारे केसेस निकल करके आती है। तो रिसेंटली क्या है कि ये जो इनकी मदर निशिमा, उनके मदर ने रिक्वेस्ट किया सेंटर को कि उनको बेसिकली तो वो इंडिया उनको लाने की परमिशन दी जाए और उनको जो भी लॉज है रिलेटेड टू दिस उनको वो फेस किया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली ये डिक्लाइन कर दिया है। रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो जिन्होंने ये जो
आईएसआईएस को उन्होंने ज्वाइन करा था, उनके जो हस्बैंड्स है वो बेसिकली मारे गए अंडर दिस अटैक। और उनके बाद उन्होंने ये जो लेडी उन्होंने सरेंडर करा है, और सरेंडर करने के बाद वो बेसिकली डिपोर्टेशन की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको डिक्लाइन कर दिया है। सो रिसेंटली आप देखोगे तो जो कन्वर्जन के जो केसेस होते हैं, और ये जो भी आईएसआईएस ज्वाइन करने के जो केसेस, जो सिक्योरिटी थ्रेट के जो केसेस होते हैं हमारे जो साउथ इन इंडिया में, वो बहुत हाई होती है। जो रिसेंटली आप देखोगे तो जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोविजन बहुत सारे एक्ट उन्होंने पास किए हैं। सबसे पहले यूपी ने पास करा था, फिर बहुत सारे अदर स्टेट्स ने भी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन को पास करा है। और ये बेसिकली जो भी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन लॉज जो कि पास हुई है, वो बेसिकली प्रोहिबिट करते हैं रिलीजन conversion due to coercion, force, undue influence, allurement, fraud, or by marriage, and makes such marriage liable for declared void. It also makes such a conversion as a non-valuable conference. ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आप साउथर्न स्टेट्स में देखोगे तो उनको क्या किया जाता है, उनको थ्रू एलोरमेंट और इन्फ्लुएंस और अदर मीन्स के थ्रू, उनको मैरिज के थ्रू क्या किया जाता है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। हदिया का केस आप देखोगे तो उसमें यही हुई है। तो साउथर्न स्टेट में आप देखोगे तो ये जो कन्वर्जन के केसेस है वो बहुत ही हाई है। उनको बहुत सारे मीन्स करके उनको रिलीजियस कन्वर्जन किया जाता है, फिर उसको बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो आईएसआईएस जैसे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनको ज्वाइन करें, फिर वो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन आवर स्टेट्स। सो हदिया जजमेंट जो कि 2017 में आई थी, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो मैटर ऑफ ड्रेस and food, ideas and ideologies, love and partnership are within the central aspect of identity, and neither a state nor the law can dictate a choice of partner or limit a free ability to every person to decide their matters। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि जो भी हर पर्सन के ये राइट्स है कि वो किस आइडिया को फॉलो करेगा, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, उसकी लाइफ पार्टनर कौन होगी, ये बेसिकली उसकी पर्सनल लिबर्टी के अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो सलामत अंसारी वर्सेस प्रियंका खारवार केस में इलाहाबाद कोर्ट इन्होंने 2020 में एक जजमेंट दी थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पार्टनर ऑफ चॉइस वाज अ पर्सन और सिटीजन फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, सो उन्होंने इसको बेसिकली इंक्लूड कर दिया अंडर राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। लेकिन इन्होंने ये बात बोली कि रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मीन्स कि आप अगर राइट टू रिलीजन आप देखोगे तो उसमें आप रिलीजियस को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, लेकिन आप कन्वर्जन राइट टू कन्वर्जन आपको नहीं दिया गया है। मतलब कि आप किसी अदर पर्सन को थ्रू एनी मीन्स आप कन्वर्जन के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। आप उसको अपने रिलीजन आपको प्रोफेस कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा म्यूल चौक से डिनाइड बेल बाय डोमिनिका हाई कोर्ट। तो इसमें जो आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिया के फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है, जो कि इंडिया के पैसा लेकर के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में रिसाइड करते हैं, तो उसको डील करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट पास करा था। और अभी जो डोमिनिका के हाई कोर्ट ने बेसिकली इन्होंने इनको बेल को डिनाई कर दिया है। ठीक है, और जो कोई म्यूल चौक से जो कि पीएनबी में वन ऑफ द फ्रॉड है, ये बेसिकली डायमंड मर्चेंट है, बहुत सारे मनी उन्होंने लेकर के पीएनबी से फ्रॉड करा था। ठीक है, तो अभी ये जो केसेस है ये बेसिकली फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में आप देख सकते हो। और ये जो इन्होंने बेसिकली ये बात बोली गई कि इन्होंने बेसिकली इलीगली इन्होंने ये बरमुडा एंड एंटीगुआ के इन्होंने सिटीजनशिप ली थी। सो एंटीगुआ एंड बरमुडा वेयर हैड बीन स्टेइंग एज अ सिटीजन सिंस 2018 आफ्टर द फ्लेइंग फ्रॉम इंडिया। सो 2018 से ये बेसिकली बरमुडा एंड एंटीगुआ में बेसिकली एज अ सिटीजन रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटरपोल इन्होंने बेसिकली जो कि एक बेसिकली कम्युनिटी है ऑफ इंटरनेशनल पुलिसिंग सिस्टम का, उन्होंने बेसिकली रेड नोटिस उन्होंने इशू करा था अगेंस्ट दिस मेहुल चौकसी। सो मेहुल चौकसी के जो लॉयर उन्होंने बेसिकली एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करा था। तो हेबियस कॉर्पस को आप समझो कि हेबियस कॉर्पस क्या होती है। रेट्स को आपने अगर पढ़ा होगा तो रेट्स बेसिकली अंडर आर्टिकल 32 5 तरह की रेट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो। तो ये 5 तरह की रेट्स होती हैं। हेबियस कॉर्पस बेसिकली रेट्स होती हैं। हेबियस कॉर्पस मतलब बॉडी, टू हैव अ बॉडी मीन्स
कि इसमें कोई भी पर्सन अगर उनको एलिजिबली उनको अगर अरेस्ट किया जाता है तो ये बेसिकली उनके जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बेसिकली चेक करते हैं कि जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है उनकी जो लिबर्टी उनको वायलेट नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली आर्बिट्रेरी जो भी पर्सन की जो भी लिबर्टी को छीना जाता है उसको देखने के लिए ये बेसिकली हैबियस कॉर्पस इशू की जाती है। और इसमें पर्सन को पेश किया जाता है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल और डीएम वो बेसिकली डिसाइड करती हैं कि ये जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि इनको कस्टडी में रखना है या इनको रिलीज कर देना है। तो ये हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट है। और ये जो कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है, ये जो आप यूएसए देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, एंड ये दिस इज कैरिबियन सी। और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये आप देखो डोमिनिकन रिपब्लिक, ये क्यूबा, जमाइका, तो बहुत सारे जो भी आइलैंड्स है उसको आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोकेटेड है यहाँ। नेक्स्ट तुम्हारा पीएलए कैंपेन हाईलाइट एलएसी एक्शन, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी ने उन्होंने बेसिकली उन्होंने एक ऑपरेशन किया था और कैंपेन किया था अंडर दिस पैंगोंग लेक, ठीक है, नियर बाय। सो अभी आप देखोगे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसकी बेसिकली 100 ईयर्स होने जा रही है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको थ्रू आउट कंट्री वो मूव कर रही है। तो उन्होंने ये जो पैंगोंग लेक उसको उन्होंने वहाँ भी उन्होंने फ्लैग करा है। तो ये जो इश्यूज है पैंगोंग लेक के इश्यूज, ठीक है। तो अभी जो टॉक्स आप देखोगे तो जो एलएसी में जो भी टेंशंस हैं वो बेसिकली अप्रैल से अभी तक बनी हुई है। और क्लास जो हुई थी जून 15 2020 में गलवान वैली में वो वर्स्ट वायलेंस हुई थी आफ्टर दिस सिंस 1967। सो ये जो इश्यूज है अभी भी मतलब ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो जो चाइना और इंडिया से रिलेटेड जो भी बॉर्डर इश्यूज हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये पैंगोंग लेक में, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से बॉर्डर इश्यूज है विद चाइना। ये मैप आप देख सकते हो कि ये एलएसी है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा G7 लीडर्स टेक ऑन चाइना प्लान टू स्टॉप न्यू पैंडेमिक्स, ठीक है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो G7 कंट्रीज आप देखोगे जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आती हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये G7 कंट्रीज बेसिकली जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएस, ये सभी जो हाईली जीडीपी कंट्रीज है, हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज है, उन्होंने बेसिकली एक मीटिंग्स की थी इन द यूके में, ठीक है, जिसको कैरिबिस भी बोलते हैं, इन द कॉर्नवेल। उन्होंने ये बेसिकली मीटिंग की है टू काउंटर दिस चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग टू पुअर नेशन। तो चाइना क्या कर रही है अंडर दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो आप बीआरआई प्रोजेक्ट को देखोगे तो बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 2 प्रोजेक्ट है। पहला तुम्हारा ओवरलैंड रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ब्लू आप देख रहे हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा मैरीटाइम रूट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये आप ये देख रहे हो। तो इसमें जो भी प्लेसेस जो कि कवर करनी है, बीजिंग है, फिर हंगरबर्ड, आप इसमें जो भी एरियाज है कवर करनी है आप उसको देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से सिटीज़ को कभी जैसे आप देखो कभी जो चाइना ने बेसिकली कोलंबो पोर्ट को बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको काउंटर वो ये जो अंडर द बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना क्या कर रही है कि बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज हैं उनको जैसे सीपैक हो गई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर कोलंबो पोर्ट हो गई, तो इसको क्या कर रही है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है जो कि पुअर नेशंस में उनको डेप्ट देती हैं। तो अंडर दिस डेप्ट ट्रैप वो क्या करती है बहुत सारे लोन्स दे देती हैं, और अगर वो कंट्री उसको रिपे नहीं करनी पाती तो वो जो एरियाज में उन्होंने इन्वेस्ट करा उसको बहुत ही ह्यूज लगभग 100 एरियाज के लिए वो लीज पे उनको ले लेती हैं। तो ये थ्रेट हो रही है। तो इसको काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज ने बेसिकली ये रिसेंटली उन्होंने मीटिंग करी है कि बेसिकली प्रिवेंट द फ्यूचर पैंडेमिक एंड दे कलेक्टिवली कैटलाइज द $1 billion ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द लो एंड मिड इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो जो भी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है जैसे, ठीक है, उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करनी है वो बेसिकली अब ये G7 कंट्रीज करेंगी। और ये बेसिकली आप देखोगे ये जो G7 कंट्रीज है वो बेसिकली वैल्यू ड्रिवन है बाय दिस हाईली स्टैंडर्ड एंड ट्रांसपेरेंट पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं, ठीक है।
सो इन्होंने जो BRI को काउंटर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको बेसिकली बोला जा रहा है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। सो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बेसिकली जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में B3W भी बोलते हैं, तो इसको उन्होंने बेसिकली लॉन्च करा। ये बेसिकली एम है टू कम्पीटिंग विद द चाइनाज $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्रिटिसाइज फॉर मैनेजेबल डेप्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग इवन G7 कंट्रीज। तो ये G7 कंट्रीज के जो मेंबर जैसे इटली देखोगे तो उन्होंने बेसिकली 2013 में उसको BRI को उन्होंने ज्वाइन करा था, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब जो G7 कंट्रीज ने इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया तो वो बेसिकली जो इटली बेसिकली ये BRI से बाहर हो जाए। और जो G7 कंट्रीज का अगर इम्पोर्टेंस देखोगे तो बहुत ही है, क्योंकि ये लगभग वर्ल्ड की लगभग 40% जो GDP है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो ये इसमें बातें हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट है रिवाइविंग द स्पिरिट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, तो ये भी G7 कंट्रीज से रिलेटेड है। तो G7 कंट्रीज ने बेसिकली एक अभी रिसेंटली आप देखोगे तो उन्होंने एक मेजर लिया टू रिड्यूस दी मल्टीनेशनल कंपनी जो कि MNCs होती है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में फंक्शन करती हैं, तो उन पे ऊपर जो भी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स ली है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स उन्होंने पास करा, जिसको 15% उन्होंने रखा है। तो जो भी कॉर्पोरेट जो भी होती हैं जो कि जो भी टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, वो उनसे उनको जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको डील करने के लिए उन्होंने ग्लोबल मिनिमम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा है। कॉर्पोरेट्स क्या करती हैं, मान लो कि एक दो कंट्रीज है, अगर ये यहाँ जो कंट्रीज है इनमें अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम है तो वो क्या करेंगे, बहुत सारे सब्सिडरी कंट्रीज इसको बना लेंगी और उनका हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश यहाँ कर लेंगे। फिर क्योंकि उनको जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होगा वो चूँकि ये टैक्स हेवन कंट्रीज है, तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली 1 to 2% होती हैं, तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली 1 and 2% पे करना पड़ेगा। और अदर कंट्रीज में देखोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली इंडिया में देखोगे तो लगभग 20% है, तो यहाँ इनको 20% पे करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई दे बेसिकली शिफ्ट अपने जो भी ऑफिस होता है उसको बेसिकली यहाँ शिफ्ट कर लेती हैं टू डील विद दिस प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सो इसको बेसिकली प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या है कि G7 कंट्रीज को आप देखोगे तो उन्होंने एक चाइना को काउंटर करने के लिए, मैंने जैसे बोला कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स उन्होंने स्टार्ट करा है। सो लेकिन आप अगर देखोगे तो पैसे जो G7 कंट्रीज पहले थी वो बेसिकली होल्ड करती थी लगभग 70% ऑफ द ग्लोबल GDP, लेकिन अब ग्लोबल GDP का वो लगभग 40% होल्ड करती हैं। तो अब जो G7 कंट्रीज है उनका जो रोल है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो चुका है। और G20 कंट्रीज जो कि हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया जैसे कंट्रीज है, जो कि वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो उनका जो रोल है वो बेसिकली बहुत ही हाई हो चुका है। तो उसको इसीलिए जो G7 कंट्रीज है उनके जो भी मूवमेंट्स है उसको बेसिकली वो शिफ्ट करने की बात बोली जा रही है कि जो G7 कंट्रीज का जो इंपॉर्टेंस है उसको शिफ्ट करने की बात बोली जा रही है इन द G20 कंट्रीज। G7 कंट्रीज में आप देखोगे तो बेसिकली G7 कंट्रीज पहले J8 कंट्रीज थी, रशिया भी इसके मेंबर्स थे, लेकिन रशिया को बेसिकली 2014 में जब उन्होंने रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा तो उसके बाद ये J8 कंट्री अब G7 कंट्रीज हो गई, ठीक है। रशिया को इसके बाद बाहर कर दिया गया। और अब अगर देखोगे तो ये जो G7 कंट्रीज हैं वो पहले जो अपने जो इनिशियल स्टेज में वो बेसिकली जैसे एनर्जी इश्यूज हो गई, इन्फ्लेशन इश्यूज हो गई, ठीक है, तो ये सभी इश्यूज डील करती थी। लेकिन अभी जो इनका जो अदर एरियाज है वो बेसिकली बहुत इंक्रीज हो चुका है, जैसे डेप्थ रिलीफ हो गई, फिर ठीक है जैसे ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या इश्यूज हैं, फिर टेररिज्म से क्या क्या इश्यूज हैं, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। सो G7 जैसे मैंने बोला कि G7 कंट्रीज पहले J8 कंट्रीज थी, लेकिन इसको 2014 में क्रीमिया के एनेक्स करने के बाद ये बेसिकली इसको रशिया को इसको पार कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट एम्बेसीज अफगान रेस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है कि आप जैसे जानते हो कि जो US के प्रेसिडेंट है
जियो बाइडेन, उन्होंने ये बात बोली थी कि वो बेसिकली जितनी भी कंट्रीज हैं से वो सितंबर के होते हुए वो जितने भी ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान को उनको पुल बैक कर लेंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे चाइना, अफगानिस्तान, अदर पाकिस्तान, अदर कंट्रीज, उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बेसिकली इंक्रीज हो चुकी है। सो अभी रिसेंटली क्या तालिबान ने ये स्टेटमेंट इशू की है कि जो every inch of Afghan soil and its airport security of and foreign embassy is a diplomatic वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द अफगान्स, ठीक है। और इसमें कोई भी फॉरेन कंट्रीज अगर इंटरफेयर करती हैं तो उनको बेसिकली माना जाएगा एज अ मतलब ऑक्यूपायर, ठीक है। उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली कि जो भी एयरपोर्ट्स होंगे, एम्बेसीज होंगे, उनके जो भी सिक्योरिटी की जो भी इश्यूज होंगे, ठीक है, वो बेसिकली तालिबान के अंदर होंगी और न कि कोई अदर कंट्रीज के अंदर होंगी। So the next article is related to changes in vaccine policy for the COVID-19. तो रिसेंटली क्या है कि जून 7 में सेंटर ने बेसिकली रिवाइज किया था ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज पॉलिसी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द कोविड-19। सो अर्लियर आप देखोगे तो जो बहुत सारे जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि गवर्नमेंट जो भी स्टेट्स है उनको जो भी कोविड-19 जो भी वैक्सीन उसको उनको प्रोक्योर करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और अगर जो प्राइसेस भी आप देखोगे तो वो बहुत ही डिफरेंशियल थी। 1 डोजेस फॉर द जो सेंटर थी वो बेसिकली 280 थी और जो स्टेट्स के लिए वो 6,000 से लेकर के 8,000 तक 600 से लेकर 800 तक थी, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए सेंटर ने बेसिकली जो अभी जितनी भी पॉलिसी से रिलेटेड टू कोविड-19 उसको उन्होंने रिवाइज करा और उसमें उन्होंने ये बात बोली कि जो सेंटर है वो बेसिकली प्रोक्योर करेंगे फॉर द स्टेट और जितनी भी वैक्सीन होगी वो बेसिकली सेंटर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द स्टेट और फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी सभी जितने भी पीपल जो कि 18 से 44 साल ग्रुप एज में, ठीक है। तो ये सभी पॉलिसी बेसिकली बोली गई है। और जो भी आप रिसेंटली आप देखोगे तो जीएसटी जो कि इम्पोज की जा रही थी इन द जो भी कोविड-19 से जो भी वैक्सीन के ऊपर, तो उसको भी बेसिकली रिड्यूस किया गया है। तो ये सभी बातें इसमें हाईलाइट की गई हैं और कोई मतलब बातें वैसी है नहीं। सो ठीक है। So this is all about this lecture and thanks for listening us. So thank you.